दोस्तों, क्या ममता बनर्जी फिर से बंगाल जीत रही हैं या इस बार मोदी और शाह बंगाल में कुछ बड़ा खेल करने जा रहे हैं, समथिंग बिग। अब अगर आप अमित शाह को सुने, आज ही उनका भाषण सुने आप, तो ऐसा लग रहा है जैसे अमित शाह पहले ही राउंड में बंगाल जीत चुके हैं और गेम ओवर हो चुका है। सुन लीजिए, पहले जरा शाह साहब को सुन लीजिए, उनकी बानगी सुन लीजिए, आगे सच्चाई बताता। ये बात सुन लो, पहले चरण में भाजपा 110 सीट जीतकर दीदी का सुपड़ा साफ। अब दोस्तों, अमित शाह कह रहे हैं कि पहले फेज की वोटिंग में उन्होंने 110 सीटें जीत ली। पहले फेज में 152 सीटों पर पोलिंग हुई थी, वोटिंग हुई थी, यानी 152 में 110 सीटें अमित शाह ने जीत ली। ये अमित शाह का क्लेम है, दावा है। अब ये हकीकत से कोसों दूर है, क्योंकि जो बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट, जो आरएसएस की अपनी रिपोर्ट है, जो फीडबैक आ रहा है ग्राउंड जीरो से, उसमें बीजेपी बहुत पीछे। सुनिए आप प्रसून दा को सुनिए। प्रसून आचार्य सबसे वरिष्ठ पत्रकारों में से एक बंगाल में। 152 में उसमें 75 तीन तरह का रिपोर्ट हुआ। एक आरएसएस वाला रिपोर्ट, एक बीजेपी का जो जितना बूथ लेवल तक रिपोर्ट आया, ठीक, और तीसरा एक अपना वो सर्वे करा रहा है। कोई भी रिपोर्ट 80 का ऊपर क्रॉस नहीं कर रहा है। ओके, और आप कह रहे हैं 70-72 कंजर्वेटिव रिपोर्ट उनको आया 70 to 73। अब प्रसून आचार्य बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 30-40 साल से इलेक्शन बंगाल के कवर कर रहे हैं। ज़्यादातर इनके प्रेडिक्शंस, असेसमेंट सही रहते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई 3 तरह के सर्वे हैं, 75 सीटें हो सकती हैं फर्स्ट फेज़ में, 72-73 भी सर्वे आ रहा है। कुछ लोग बढ़ा चढ़ा के 80 कह रहे हैं बीजेपी में। लेकिन अगर हम एक मिडिल पाथ लेते हैं, 75 सीटें अगर हम तय करते हैं, मान लीजिए 75 सीटें आ रही हैं, तो भी अमित शाह के टारगेट से बहुत पीछे बीजेपी परफॉर्म कर रही। मिसाल के तौर पर अगर हम बंगाल का नक्शा देखें तो टोटल 294 सीट्स हैं, 294 सीटें। बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए। पहले फेज़ में 152 सीटों पर वोटिंग हुई है। उसमें से अमित शाह कह रहे हैं, जो आज उन्होंने बयान दिया, कि हम 110 सीटें जीत रहे हैं। इंटरनल रिपोर्ट कह रही है 75, यानी 35 सीटों का नुकसान है। यानी जहां अमित शाह को परफॉर्म करना था, जहां लीड लेनी थी, जो उनका गढ़ था, वहीं पीछे हैं वो। और जो दूसरा फेज़ है, फाइनल फेज़ है 142 सीटों का, वो तो ममता बनर्जी का इलाका है। वहाँ तो वो पहले भी आगे रही, इस बार भी आगे। सवाल इस बात का है कि क्या ममता बनर्जी का जो असली गढ़ है, जहाँ बीजेपी हमेशा पिछड़ती रही है, वहाँ कौन सा कमाल करेंगे अमित शाह, जब अपने एरिया में कमाल नहीं कर पाए। अब दोस्तों, ये बात सही है कि चाहे अमित शाह हों, चाहे नरेंद्र मोदी हों, उनके बॉस हों, गुजरात लॉबी ने इस बार खेल तो बड़ा खेला है। 27 लाख से ज़्यादा ममता बनर्जी के वोट कटवा दिए, जो उनको वोट परंपरागत तरीके से देते आए थे। यही नहीं, ममता बनर्जी के जितने पसंदीदा अधिकारी थे, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हों, चाहे डीजीपी हों, चाहे होम सेक्रेटरी हों, चाहे बाकी कमिश्नर हों, या फिर एसपी हों, डीएम हों, पूरी लिस्ट बनाई, इलेक्शन कमीशन से सबको किनारे कर दिया। यानी ममता बनर्जी के आप कह सकते हैं जितने भी वफादार अधिकारी थे, सबको किनारे कर दिया। और यही नहीं, जो मुस्लिम पॉकेट्स थी या जहां ममता बनर्जी के वोटर थे, वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ तैनात कर दी। इस तरह की स्ट्रैटेजी अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने इस बार चली। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी पिछड़ क्यों रही है? और अंदर की खबर ये है, आगे मैं तफसील से बात करूंगा, अंदर की खबर ये कि बीजेपी के भीतर अंदरूनी लड़ाई है। बीजेपी के भीतर घात है, आपस में खींचतान है। और ट्रेजेडी ये है कि चार नेता हैं बीजेपी में, बंगाल में, जो 4 टॉप लीडर्स आप कह सकते हैं, और चारों ही नेता मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और चारों ही नेता आपस में लड़ रहे हैं। दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। पहले देख लेते हैं 4 नेता कौन है बंगाल के, जिन पर दारोमदार है बीजेपी का। नंबर 1, शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी लीडर ऑफ अपोजिशन है, नेता विपक्ष हैं। कभी ममता बनर्जी के खास हुआ करते थे, आज की तारीख में बीजेपी के खास हैं। अब इन पर मुकदमे चल रहे थे सीबीआई के, अमित शाह की गोद में बैठे, और अमित शाह के ही आदमी है शुवेंदु अधिकारी। अब नंबर टू नेता है सुकांता मजुमदार।
अब सुकांता मजुमदार केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी के करीब हैं, मोदी के बहुत लाडले कह लीजिए या प्रिय कह लीजिए। अब जो मोदी के क्लोज हो तो वो तो फिर अपने को ताकतवर मान के ही चलेगा। तो सुकांता मजुमदार दूसरे नेता हैं। तीसरे नेता जो हैं वो समीक भट्टाचार्य हैं। अब भट्टाचार्य बाबू जो हैं सबसे पुराने नेता हैं और बंगाल बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। जो स्टेट प्रेसिडेंट है, स्टेट का चीफ है, तो वो तो अपने को कुछ ना कुछ समझेगा। तो इनकी भी अलग लॉबी है। ये सोच रहे हैं कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। अब एक और साहब हैं, इनकी तस्वीर देखिए, दिलीप घोष। दिलीप घोष पहले बीजेपी के चीफ थे, बीजेपी के फेस थे, सब कुछ वही थे। और फिर शुवेंदु अधिकारी से इनका झगड़ा हुआ तो थोड़ा सा ये आप कह सकते हैं अमित शाह की गुड बुक में नहीं रहे। पुराने नेता हैं, चर्चित नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, अपने को ये भी दावेदार मानते हैं, बीजेपी में मुख्यमंत्री का सीएम फेस मानते हैं अपने को। अब दोस्तों समस्या ये है कि ये चारों नेता अलग अलग इलाकों से आते हैं। कोई साउथ से है, कोई वेस्ट ऑफ बंगाल से, कोई ईस्ट से। चारों नेताओं के अपने अपने चेले हैं, अपने अपने उनके उम्मीदवार हैं। जाहिर तौर पर उनके बीच में भी लड़ाई है और ये लड़ाई अब बीजेपी को भारी पड़ रही है। अब दोस्तों ज़मीन पर देखें तो ये बात एकदम साफ है कि ममता बनर्जी का रथ सबसे आगे चल रहा है। लेकिन मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, हरियाणा देखता हूँ, महाराष्ट्र देखता हूँ, जहाँ बीजेपी के जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी विधानसभा चुनाव में, वहाँ बीजेपी ने जिस तरह से विपक्ष को पराजित किया, सरप्राइज दिया। इसलिए थोड़ा सा हमें ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि ये जो गुजरात लॉबी है, ये जो मोदी और शाह है, इनका जो खेल है, इनकी जो तिगड़में हैं, इसको अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। सवाल यह है कि होने क्या जा रहा है, होने क्या जा रहा है। मान लिया कि सब कुछ, सारा सिस्टम मोदी के हाथ में, पैसे से लेके, मीडिया से लेके, इलेक्शन कमीशन से लेके सब कुछ, लेकिन क्या इसके बावजूद ममता बनर्जी फिर से जीतने जा रही? मुश्किल सवाल है और इसीलिए मैंने आज प्रसून आचार्य को बुलाया। अब दादा, मैं कह सकता हूं कि ममता बनर्जी को 80 के दशक से जानते हैं। दिलीप घोष जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, उनको भी कम से कम 35-40 वर्षों से जानते हैं। 40 वर्षों से चुनाव कवर कर रहे हैं और सबसे बड़ा जो हमारे लिए सौभाग्य है कि हिंदी ठीक ठाक बोल लेते हैं। अगर आप गौर करके सुनेंगे सारी बातें समझ में आएंगी दादा की आपको। एक बार दादा को सुन लेते हैं, मुझे लगता है अंदर की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। प्रसून दा, आप तो बंगाल को बहुत भीतर से, अंदर से देख रहे हो और सारी सच्चाई मालूम, पूरा एक्सरे आपको पता है। मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा खुलकर बोलिए और जो दिल में है वो बोलिए। क्या ये बात सही है कि अमित शाह, मोदी अपने ही गेम में फंस गए? तैयारियां तो बहुत हुई, तिगड़म भी खूब लगाई गई, वोट भी खूब कटवाए गए, सब कुछ, सारा खेल हुआ, लेकिन क्या अपने टारगेट से, जो टारगेट मिस्टर मोदी ने और शाह ने तय किया था, उससे वो पीछे चल रहे हैं मिस्टर शाह? एकदम बिल्कुल। अमित शाह का जो टारगेट था उससे बहुत सीट पीछे है, इसलिए उसका चिंता भी बढ़ चुका है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ चुके हैं। देखिए, अमित शाह चुनाव का पहले से भी कलकत्ता एयरपोर्ट का नजदीक है, एकदम सीधे वेस्टिन होटल जो न्यू टाउन है, जो नया टाउनशिप बना है, वहां पर डेरा डल चुके हैं। चुनाव का पहले से, फर्स्ट फेज का पहले से भी वेस्टिन होटल न्यू टाउन के बगल में, वहां पर न्यू टाउन में ही है, न्यू टाउन में ही वेस्टिन होटल है, जहां एयरपोर्ट से सीधे आता है। 15 मिनट्स लगता है एयरपोर्ट से उतरते हुए वेस्टिन होटल, और वहां पूरा 2-3 फ्लोर ले चुका है अमित शाह। वो अपना वार रूम बना के बैठे हैं और बोल रहा है चुनाव 29 तारीख तक हम यहाँ पर रहेंगे। पिछले 8-10 दिन से यहीं पर आए और यहीं पर से भारत चल रहा है। एक होटल से, एक प्राइवेट होटल से भारत सरकार चल रहा है। ये बड़ा गजब बात है। अब सोच नहीं सकता होटल का आसपास मतलब आप कह रहे हैं कि देश के गृह मंत्री पिछले 10-15 दिन से आपके घर से थोड़ी दूर जो वेस्टिन होटल है वहां से ऑपरेट कर रहे हैं और वॉर रूम भी चला रहे हैं बंगाल का? एकदम पूरा देश, मणिपुर का से लेके दिल्ली तक यहीं से चल रहा है, कश्मीर और वेस्टिन होटल में बैठ के वो सबके साथ मिल रहा हूँ। अच्छा, आपने बताया वेस्टिन होटल के बारे में कि भाई वहां से सब कुछ कारोबार चल रहा है सरकार का। क्या 100 सीट पहले राउंड में जो अमित शाह कह रहे थे कि 152 में 100 सीट हमारी है, क्या 100 सीट मिल रही हैं बीजेपी को पहले राउंड में? आपकी गणित क्या बोल रही है? नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं। अमित शाह किसी, मेरा गणित नहीं है, मेरा गणित तो है 70-72, लेकिन बीजेपी का जो इंटरनल रिपोर्ट आ चुके हैं अभी, इसीलिए अमित शाह
बहुत खिसे गए हैं। बांग्ला में कहते हैं खेपे लाल, मतलब उसका फेस रेड हो चुका है और बहुत चिल्लाया। शुभेंदु अधिकारी और सुकांत मजूमदार को बुलाया, दिलीप घोष को बुलाया, अभी समीर भट्टाचार्य को भी बुलाया, क्योंकि फर्स्ट फेज का वो टारगेट दिया था। एक्चुअली अमित शाह पहले 120 सीट चाहिए, मेरा 152 में, लेकिन बाद में अमित शाह टारगेट थोड़ा कम करके 100 से 110 तो एकदम बिल्कुल ही चाहिए। क्योंकि यहाँ का लोग बोला पिछले दफा जो फर्स्ट फेज में चुनाव हुआ है लास्ट टाइम 2001 में, उसको 59 सीट मिल चुका था। अगर 148 हाफवे मार्क है, 148 मैजिक नंबर है, उसको टच करने के लिए फर्स्ट फेज जहां चुनाव हो रहा है, चाहे नॉर्थ बंगाल हो, चाहे जंगल महल हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी का गढ़ हो, ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट जहां सी बीच दीघा समुंदर रहते हैं वहां भी हो, चाहे राढ़ बंगाल, चूंकि बीरभूम बांकुड़ा पुरुलिया जहां थोड़ा शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया हो, उसी से बीजेपी को 77 में 59 सीट पिछले टाइम आए थे। लेकिन इस बार उसका गणित था 100 सीट मेरे को चाहिए यहाँ से, क्योंकि सेकंड फेज में जहां चुनाव है वो ममता बनर्जी का गढ़ है। तो बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट क्या कह रही है, कितनी सीट मिल रही है? बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट है अभी तक नॉर्थ बंगाल का 54 सीट में उसका 32-33 सीट से ज्यादा अभी तक आ ही नहीं रहा है। टोटल और 152 में कितना? 152 में उसको 75 तीन तरह की रिपोर्ट हुआ। एक आरएसएस वाला रिपोर्ट, एक बीजेपी का जो जितना बूथ लेवल तक रिपोर्ट आया, ठीक, और तीसरा एक अपना वो सर्वे करा रहा है। कोई भी रिपोर्ट 80 का ऊपर क्रॉस नहीं कर रहा है। ओके, और आप कह रहे हैं 70-72? कंजर्वेटिव रिपोर्ट उनको आया 70 to 73, अपना रिपोर्ट आया 75, और जो पॉजिटिव रिपोर्ट बहुत माने पॉजिटिव 80 के ऊपर जा ही नहीं रहा है। मतलब अमित शाह का टारगेट से 20 सीट पीछे। बड़ी बात प्रसून दा ने की, पिछले 38-40 वर्षों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि बीजेपी, अमित शाह ने टारगेट दिया था 120 प्लस सीटें, यानी 152 सीटों में से पहले फेज में से 120 सीट आ जाए, ये वो टारगेट लेके चल रहे थे। फिर ये टारगेट अमित शाह ने खुद कम कर दिया, 110 पे लिया है। लेकिन ये दादा बता रहे हैं कि जो सर्वे आ रहे हैं, आरएसएस का सर्वे, बीजेपी का सर्वे, अमित शाह यानी जो सेंट्रल पार्टी उसका जो सर्वे है, 75 के ऊपर सीटें नहीं जा रही। दादा का मानना है कि 72 से 73 सीटें मिलेंगी, यानी बीजेपी ने जो सोचा था उससे तकरीबन 25-26 सीटें कम है। ये एक तरह का एडवांटेज ममता बनर्जी माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो दूसरा फेज होना है चुनाव, कलकत्ता के चारों तरफ आप कह लीजिए, वहां ममता बनर्जी हावी हैं, और इन 142 सीटों में ममता बनर्जी 100 से ऊपर आराम से जा सकती है। यानी ममता बनर्जी सरकार बनाते हुए दिख रही हैं, अगर हम दादा की बात पर यकीन करें तो। और दादा की बात पर क्यों ना यकीन करें, क्योंकि ऐसा तजुर्बा है कि हर बार, आज से नहीं 40 साल से दादा के प्रेडिक्शन सही होते हैं कमोबेश।